Good evening everyone. Okay, I am Sachin Patel and welcome to my channel Science wala Sachin Patel. This session is regarding the numericals of gravitation. Okay, काफी सारे बच्चों ने पूछा सर ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करें, क्या क्या ट्रिक्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं, खासकर जब पावर की वैल्यू की बात आती है तो काफी बड़े बड़े पावर्स हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो दिक्कत ये आता है कि एक्चुअली वो पावर को हम ऑपरेट कैसे करें, और नंबर्स का भी काफी बार कैसे एक्यूरेसी पूछी जाती है, कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली कैसे किए जाएंगे. सो आज के सेशन में हम लोग यही चीजों पे फोकस करेंगे. पहले तो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला कब कौन सा कहाँ पे लगाना है, और आपको कुछ मैं राउंड अप करके कैलकुलेशंस बता दूंगा कि ये कैलकुलेशंस आप डायरेक्टली अगर अप्लाई करते हो तो वो क्वेश्चन हमारे लिए काफी इजी हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला फॉर्मूला है F is equals to G m1 m2 upon d square. Okay, so that F is nothing but what the force of attraction between any two objects, and according to the Newton's law you can say the force of attraction between any two objects is directly proportional to product of masses. So m1 और m2 ये उन दो objects के मास है वहां पे. d square it is proportional to square of distance you can say. ओके, सो जो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं उसका स्क्वायर. सो काफी सारे बुक में इसे वहां पे आर भी लिखा गया है. सो आर से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस इज डी ओवर देयर. नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिगार्डिंग द ग्रेविटी ओवर देयर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पे जी का मतलब है कैन से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ अर्थ, वेयर दिस कैपिटल आर इज नथिंग बट व्हाट रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है. उससे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसे ऑपरेट करना होता है. नेक्स्ट इज वेट और फोर्स, दैट इज m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी ओवर देयर. अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मैंने आपके लिए लिखी हुई है जिसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं. ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है फ्रेंड्स, ये आपको कभी कभी क्वेश्चन में दी भी जाती है, नहीं भी दी जाती है, तो ये हमें वहां पे लेनी पड़ती है. ओके, सो दी गई तो आपके नसीब बहुत अच्छे हैं, और अगर वो नहीं दी गई इसका मतलब आपको उसे याद रखना है. तो जैसे कि पहला है कैपिटल जी, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सॉरी, कैपिटल जी इज देयर, इट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो इट इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसका जो यूनिट है, ये यूनिट आपको याद रखना है वहां पे, बिकॉज काफी बार जो 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन जो आते हैं वहां पे हमें ये पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल एम. कैपिटल एम के लिए हम लोग कहते हैं इट इज मास ऑफ अर्थ, इट इज 6 into 10⁻24. सो ये भी दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ. ये हमें जनरली दिया जाता है इस तरीके से, इट इज 6400 किलोमीटर, बट मैं इसे आपको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ 6.4 into 10⁻6 मीटर. ये भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. इसके बाद दो और ऑप्शनल चीजें हैं. अगर मून से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि मून पे वैल्यू क्या आएगी, तो तब मैं इसका यूज कर सकता हूं मास ऑफ मून, जो कि है 7.4 into 10⁻22 kg, एंड द ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 times द ग्रेविटी ऑन द अर्थ. सो आज हम लोगों का जो फोकस रहने वाला है वो इन तीन फॉर्मूले पे रहने वाला है, और खासकर जो पावर वैल्यू आती है. ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम लोग एग्जाम में बैठते हैं माइंडसेट होता है कि अगर ये आया तो हम लोग नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है. एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक कोई चेक नहीं करेगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि अरे हाँ ये तो सच में आ गया. सो ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिससे आप ये दोनों फॉर्मूला, खासकर पहला जिसमें जो 10 के पावर्स आते हैं, वो बच्चों को काफी दिक्कत आती है. काफी बार पूछते हैं सर ये थोड़ा सा गड़बड़ दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. सो वो मैं आपको आज बताने वाला हूं. कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सैंपल क्वेश्चंस. ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग. फॉर्मूले में यही रख रहा हूं ताकि आपको मैं बता दे रहूंगा कौन सी वैल्यू किस तरीके से यूज करनी है, और फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे हम लोग वहां पे उठाते हैं. सो फर्स्ट जो कि क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स मुझे दिए गए हैं, जैसे कि राम और श्याम है, या फिर कोई दो दोस्त बैठे हुए हैं. सो सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है सपोज 50 किलो, और दूसरा जो है लेट्स से उसका है 100 किलो ले लेते हैं, थोड़ा सा भारी आदमी था, और वो जो दोनों बैठे हैं वो 2 मीटर की दूरी पे बैठे हैं. ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में हम लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल के बताना है. सो यहाँ पे आपको यही चीजें क्वेश्चन में भी दी होती है
कि दो ऑब्जेक्ट से उनका मास इस तरीके से कुछ है और वो कुछ तो भी डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। अब यहां पे आप देखोगे तो आपको जी का वैल्यू नहीं दिया होता है। ओके, सो मैं जी का वैल्यू मुझे लेना है, मैं लिख सकता हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग उस वैल्यू को लिख लेते हैं। ओके, अब बारी आती है सबसे मेन। अब देखो न्यूमेरिकल जब भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है, ओके, जो काफी बार होता है बिकॉज काफी सारे बच्चे जो होते हैं ना अवॉइड करते हैं, और दूसरा होता है भैया कैलकुलेशन नहीं हो रहा। सो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज भैया पता ही नहीं है तो करेंगे कैसे। और दूसरा जो है वो है कैलकुलेटिंग एरर। तो कैलकुलेटिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप उसमें मास्टर बनते हो। ओके, सो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपका आंसर आना ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है। तो जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने को बोला, एफ इज जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सो पहले स्टेप में वैल्यू पुट कर देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 50 इंटू 100 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय दिस 2 स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर दी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 10 के पावर बहुत कम आता है। ओके, सो 10 के पावर कम है तो मेरे लिए कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। 6.67 इंटू this 50 into 100 it will be 5000 that is divided by this 4 और ये 10⁻⁻11। अब प्लीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। अब सबसे मेन काम है, क्योंकि भैया पहले तो सारे नंबर जो पास लाने तो हम लोग लेके आ गए, अब इनको सॉल्व कैसे करना। तो आप देख सकते हो ये जो 10 का माइनस पावर था मैंने ऑलरेडी उसको अलग कर दिया। सो आपको करना यही है कि जब बहुत सारे 10 के पावर्स आ जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जो 10 के पावर उसे अलग कर देंगे और बाकी के नंबर्स मैंने अलग कर देना। तो जैसे यहाँ पे ये सारे नंबर्स अलग हो गए। अब ये जो 5000 है, दिस इज 6.67 इंटू 5, इसे मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं, जो कि आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इंटू 10⁻⁻11। देखो अब ये 10 के दो पावर्स आ गए। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में बहुत जरूरी है उस आंसर को मेंशन करना, बिकॉज हमें जो भी कांस्टेंट वैल्यूज आती है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही होती है। वहां पे एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट और जो भी नंबर है उसके आगे वो n इंटू 10 का पावर जो भी बनता है। जैसे 5000 था तो 5 इंटू 10⁻³ हो गया। अब यहां पे मैं इसे अलग से ऑपरेट कर दूंगा, सो वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। 5 7 35, 3 कैरी, this is 33 again 3 carry, this is 33 divided by 4 4 7 sorry 4 8 32 होता है, बचे 13, 4 3 12 हो जाएगा, बचे 15, नेक्स्ट अगेन 4 3 12 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8 विच इज न्यूटन। डेसिमल के बाद दो नंबर आ गए, मेरा आंसर सही है वहां। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो ऑब्जेक्ट, दो पर्सन, दो इंसान आपस में बैठे हुए हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने को बोला। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। आप देख सकते हो -8 का पावर आया है। सो नेगेटिव पावर अगर आती है तो नेग्लिजिबल फोर्स होता है। सो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने दो इंसान, दो कोई ऑब्जेक्ट, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे निकाल के बताया। अब जो अगला हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सरफेस पे अगर कोई, जैसे अगर मैं हूं या आप हो, तब मुझे कहा जाता है कि ये इंसान सरफेस पे बैठा हुआ है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल के बताइए। तो देखो उसमें क्या चेंज होता है, उसमें चेंज ऐसा होता है कि फॉर्मूला वही रहेगा, मेरा फॉर्मूला वो नहीं बदलने वाला है, सिर्फ नोटेशन बदल जाएंगे। सो यहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ हो जाएगा खुद। सो अर्थ का मुझे मास चाहिएगा, तो सपोज मैंने m2 जो है उसको m की वैल्यू पुट कर देता हूं 6 इंटू 10⁻24 kg, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी वहां पर। और जो इंसान है सपोज मैं हूं, 50 kg बहुत है, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप। अब मेन जो आता है डिस्टेंस की बारी आती। अब मैं एग्जैक्टली सरफेस पे हूं, सो मैं यहां पे जो डिस्टेंस यूज करने वाला हूं, मतलब d का वैल्यू जो मैंने पुट करना है वो रहेगा मेरा r, जो कि है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब दोस्तों मजा आने वाली है। अब आपको वो ट्रिक मैं बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपके कैलकुलेशन एकदम ही फटाक से हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहने वाला है। ओके, सिर्फ वैल्यू क्या बदल गई, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदल गया है,
क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो सरफेस पे पड़ा हुआ है। इसके पहले दो ऑब्जेक्ट्स थे, वो दो ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया था। अब क्या है, आपको सिर्फ बोल दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका अगेन से मास वेट 50 किलो है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल के बताइए अर्थ के साथ क्या होगा। सो उस केस में मैंने क्या लेना है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये अर्थ हो जाएगा, उसका मास मुझे पता है, कांस्टेंट से मैंने उठाया, और जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका रेडियस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, m1 है मेरा 50, दूसरा है मेरा 6 इंटू 10⁻24 kg। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय मुझे करना है 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर हमारा अगर ये ऑर्डर आगे पीछे हो गया तो, जैसे कि यहाँ पे मैंने m1 जो है उस ऑब्जेक्ट को ले लिया। सो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मैंने m1 को मास ऑफ अर्थ ले लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर सेम रहेगा। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे कैलकुलेटिंग स्किल्स कैसे डेवलप होंगे, इस पे नहीं कि m1 पहले ले कि m2 पहले ले, क्या वैल्यू ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो अगर किसी के मन में डाउट होगा तो आप अभी दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कैलकुलेशन के जो एरर्स है उसे कैसे निकालना। तो आप देख सकते हो वैल्यूज पुट हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बोला नंबर सारे अलग करने मैंने। सो देखो क्या करता हूं मैं, 6.67 इंटू 50 इंटू 6, 6.4 का स्क्वायर आपको लर्न कर लेना है। ओके, ये जो स्क्वायर है आपको लर्न कर लेना है, मैं आपको निकाल के बताता हूं यहाँ पे। सी 6.4 इंटू 6.4, सो 4 4 16, 1 कैरी 24, दिस इज 25, दिस इज 24, 2 कैरी 36, ये 38 हो गया, दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 0, 1 कैरी 40.96 आता है। लर्न कर लो फिलहाल कि 6.4 का जो स्क्वायर है वो बताया गया है 40.96। मतलब बार बार ऐसा नहीं कि, बिकॉज देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बदलने वाली है क्या, वो कभी नहीं बदलने वाली है। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहां पे आपको रेडियस यूज करना है और उसका स्क्वायर आने वाला है तो लगने वाला है, जैसे अभी ये फॉर्मूला है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी तो आपको स्क्वायर लेना ही है। सो ये आप लर्न कर लो डायरेक्टली। ओके, तो जैसा मैंने बोला 40.96 आपको लिख लेना है। फिर 10⁻6 है, उसे मैं अलग सॉल्व करने वाला हूं। तो देखो 10⁻11 अलग कर दिया, 10⁻24 हो गया, और उसके नीचे आ गया 10⁻12। ओके, यहाँ पे एक और एरर होता है, वो मैं हंस इसके लिए रहा हूं बिकॉज वो आप में से भी बहुत सौ को लग ही रहा होगा कि सर ये 6 2 12, हाँ ये लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से आया है, नहीं तो वहां पे भी स्क्वायर ले लेते हैं। और बहुत सौ के आंसर एकदम टीचर को शॉक करते हैं, अरे ये कैसे हो गया। सो 6 का स्क्वायर नहीं लेना है आपको, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मेन चीज देखो ये अलग सॉल्व करना है मैंने। सो 24 में से 11 गए, बचे 13, 12 ऊपर आ जाएगा तो 13 में से 12 चला गया, बचा कितना, सिर्फ 10। ओके, देखो फिर से एक बार, 24 माइनस 11 इज 13, ऊपर 10⁻13 है, और नीचे से 10⁻12 ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 12 कितना बचा, सिर्फ वहां पे सिर्फ 10 बचा। सो देखो अब यहाँ पे 6.67 इंटू 6 अपॉन 40.96, इसे मैं एक साथ लिख रहा हूं बिकॉज वो ट्रिक यहीं पे कहीं पे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट बचा गया यहाँ पे 50, और यहाँ पे क्या आया आपका, सिर्फ 10 बचा। ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब अगर आप ये पार्ट देखोगे, दैट इज 6.67 इंटू 6 और आपका 40.96, ये यहाँ पे भी आने वाला है वो। सो अगर आप इसे सॉल्व करके देखते हो, सो ये जो वैल्यू है ये आपको मिलती है 0.977, ये डायरेक्टली लर्न कर लो। ओके, जहां पे भी gm अपॉन आर स्क्वायर आया, मतलब मैंने करना क्या है, 6.67 इंटू 6 अपॉन 40.96, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 0.977। बहुत सी बुक में तो अप्रोक्सीमेटली 1 ले लिया डायरेक्टली, मतलब ये वैल्यू पूरी का है, आंसर आया 1। सो बहुत सी बुक में दिया, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डिटेल में जाएंगे। 0.977, अब क्या बचा इधर, इधर बच गया 50 इंटू 10। अब ये तो आप कर सकते हो ना, इसमें डिफिकल्ट क्या है, 10 के पावर अलग से सॉल्व कर लिए, नंबर अलग कर दिया। अब नंबर में भी ट्रिक बता दी कि 6.67 इंटू 6 अपॉन 40.96 का वैल्यू 0.977 आता है। तो जहां पे भी जी एम और आर स्क्वायर नीचे आने वाला है, वहां पे ये वैल्यू तो आने वाली है, ये वैल्यू तो मुझे मिलनी वाली है। सो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है उसे सॉल्व करना।
सो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मेन क्या है, आपको सिर्फ फोकस रखना है, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा वो 9.77। अब 9.77 आपको मिल चुका है, इनटू क्या करना है आपको, सिर्फ 50 करना है वहां पे। क्या आएगा उसका आंसर? सो हम जैसा अगर देखते हैं तो पहले तो 0 आ जाएंगे, 5 7 35, 3 कैरी, 35 प्लस 3 38, 3 कैरी, 45 और 3 होता है 48। सो वो क्या आ गया 0, दैट इज 5884। व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज 488.5 न्यूटन। नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप, जस्ट यूज अ बेसिक लॉजिक। अब ये आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी किया भी होगा, ओके, बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे मैंने देखे हैं ना, खुद के लॉजिक्स डेवलप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनको पता है कि सर ये फॉर्मूले में भी gm/r² आएगा और इस फॉर्मूले में भी वही आएगा अगर अर्थ आ गया तो। सो कितना आसान हो गया, कुछ भी नहीं किया, क्या किया, जो मेन कैलकुलेशन कॉमन है उसको पहले सॉल्व कर लिया। सो आप इस तरीके से उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड टाइप, जब एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है, अर्थ पे रखी होती है। सो उस टाइम आपको उसका मास तो दिया ही रहता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो जाएगा जिसका मास है 6 × 10⁻24 kg। डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर्स। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कभी भी बदलने वाला नहीं है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू मस्ट रिमेंबर। ये आप लिख लीजिए कहीं पर, ओके, कि ये जो है इसकी वैल्यू ये आती है। बहुत सी बुक में उसको डायरेक्टली 1 दे दिया है। अगर वहां पे ऐसा अलाउड हो गया, सपोज 1 लेना है, सो मुझे तो सीधा सीधा 500 आंसर मिल जाएगा। 15 × 10, ये तो वैल्यू वहां पे 1 हो गई। सो दिस वाज द सेकंड न्यूमेरिकल जहां पे ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा लॉजिक लगाया होगा, सो काफी बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटी जो है वो 9.8 होती है, प्रूफ करके बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दी, ओके, 10 के पावर में तो मुझे क्या मिल गया, वहां पे 10 आ गया, सारे एक तरफ सॉल्व हो गए थे। 9.77 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 9.8 लिख दिया, वहां पे हो गया सॉल्व। सो इस तरीके से हम लोग उसको भी वहां पे याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताना है आपको वो है अगेन कैन से रिलेटेड टू द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले पे भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, और सेकेंड फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो कंपैरिजन बेस्ड देखे गए हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे सपोज मुझे 2 प्लैनेट दिए गए हैं, एक है प्लैनेट ए, दूसरा है प्लैनेट बी, ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन मुझे दिए गए हैं कि इसका जो मास है वो है ma, इसका मास है mb, एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज कि मास ऑफ a जो है इट इज हाफ द मास ऑफ b। दिस इज द रिलेशन व्हिच इज गिवन इन द वर्ड फॉर्म। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। सेकेंड रिलेशन आपको रेडियस का दिया है, तो ra एंड rb आर द करस्पॉन्डिंग रेडियसेस यू कैन से फॉर a एंड b प्लैनेट, एंड इट इज गिवन लाइक दिस कि रेडियस ऑफ a जो है वो है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ b। उधर मास हाफ था बट रेडियस डबल है वहां पर। सो आपको पूछा गया है कि ग्रेविटी ऑन a अपॉन ग्रेविटी ऑन b ये क्या आने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्टी जैसा कुछ करना तो है नहीं। कॉमन सा फॉर्मूला है, वो कॉमन से फॉर्मूले में बस ये रिलेशन कैसे पुट किया जाएगा वो मुझे देखना है। सो मैंने करना क्या है, मुझे फॉर्मूला पता है। अब ये फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है। सो इस फॉर्मूले को मैं दोनों प्लैनेट्स के लिए लिखूंगा। जैसे कि यहां पे अगर मुझे लिखना है तो क्या आ जाएगा, GA इज इक्वल टू, ये G तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा मास ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ A का स्क्वायर। इसे मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, तो ग्रेविटी ऑन B क्या हो जाएगा, G एज इट इज, मास B पे और रेडियस B पे उसका स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल घाई नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करते जाना है। अब इसका मुझे रेशियो लेना है, सो मैंने रेशियो ले लेना है ग्रेविटी ऑन A अपॉन ग्रेविटी ऑन B। G तो कट ही होने वाला है, सो मिलेगा क्या, मास ऑन A अपॉन मास ऑन B इनटू, अब ये डिनोमिनेटर में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब वो हम ऐसा लिख सकते हैं रेडियस ऑफ B अपॉन रेडियस ऑफ A, और दोनों स्क्वायर से तो मैंने कंबाइन कर दिया। अब यहां पे बहुत से बच्चे जो है डायरेक्टली यहां से शुरुआत कर देते हैं,
बिकॉज उनको पता है अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आया, प्लैनेट्स का बोलो, मून का बोलो और अपने अर्थ का बोलो, जिसका रिलेशन हमने देखा क्या होता है, सो वो लोग को ऑलरेडी पता है कि कैपिटल जी का वैल्यू तो कट होने वाला है। वैल्यू क्या याद रखनी है कि दो अगर चीजों की ग्रेविटी कंपेयर करनी है मैंने, सो मास सीधे सीधे आ जाते हैं और रेडियस का रेसिप्रोकल आता है तो स्क्वायर ही लेना है मैंने। अब इनकी वैल्यू मुझे दी है, यहाँ मुझे सिर्फ ये वैल्यू उठा के लिखनी है। जैसे कि आपके पास ये वैल्यू है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, वो क्या आ जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा। और रेडियस के लिए b अपॉन ए चाहिए, सो 2 को उधर दे दो, तो रेडियस ऑफ b अपॉन रेडियस ऑफ a, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा वहां पर। अब ये वैल्यू सिर्फ यहां पे रखने की, देखो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2 का स्क्वायर, सो वो हो गया 1/2 इंटू दिस इज 1/4, वो कितना हो गया 1/8। दिस इज ग्रेविटी ऑन ए अपॉन ग्रेविटी ऑन बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करता हूं तो मुझे दिखता है ग्रेविटी ऑफ बी इज व्हाट 8 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ ए। मिल गया मुझे रिलेशन। अब क्वेश्चन में बदलेगा क्या, तो बदलेगा ये रिलेशन 2 टाइम्स दिया है, हाफ दिया है, परसेंट में भी दे सकते हैं, 25% है, 50% है, डबल किया तो क्या होगा, ट्रिपल किया तो क्या होगा, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको सही मायने में क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई व्हाट रिलेशन इज देयर। आप अगर उस रिलेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो। और फिर जैसा मैंने बोला ये याद रख लो, या फिर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पुट कर लो, रेशियो ले लो, रेशियो को उठा के यहां पुट कर दो, आपको वो आंसर आसानी से मिल जाता है। सो डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इफ यू फॉलो द बेसिक स्टेप्स, आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करता हूं जो मैंने किसी बुक में देखा था, और वो क्वेश्चन था अर्थ से रिलेटेड। ओके, अब उन्होंने बात ऐसी की थी कि अर्थ के लिए, सपोज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, 4th ये हमारा आज का सैंपल क्वेश्चन है। सो उन्होंने ऐसा पूछा है कि अभी जो मास है उसका मास अगर मैंने डबल कर दिया, मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ इज डबल्ड, ओके, एंड रेडियस इज उसको हाफ कर दिया मैंने। अगर ये कंडीशन में लगाता हूं तो ग्रेविटी पे उसका रीजन मतलब अफेक्ट क्या होगा। सो हम लिख देते हैं यहां पे व्हाट इज न्यू जी, शॉर्ट फॉर्म में, कि भैया न्यू जी का वैल्यू क्या है वहां पे। मतलब सिर्फ अर्थ पे चेंजेस हो रहे हैं, बाकी कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पुराना जी उसका फॉर्मूला लिख देंगे पहले तो, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है gm/r², ये आ गया पहला इक्वेशन। अब जो नया जी है, न्यू जी है, सो मैं उसके लिए n लिख देता हूं, भैया ये नया जी है हमारा, उसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा, g इज इक्वल्स टू मास न्यू एंड रेडियस न्यू का स्क्वायर। ये हो गया दूसरा मेरे लिए। अब मुझे क्या ऑब्टेन करना है, मुझे रिलेशन ऑब्टेन करना है। रिलेशन ऑब्टेन करना मेरे लिए बहुत आसान है, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज डबल, मतलब जो नया मास है इज 2 टाइम्स द ओल्ड मास, एंड जो रेडियस है नया, उसे मैंने क्या कर दिया, उसे मैंने हाफ कर दिया ओरिजिनल रेडियस। ये रिलेशनशिप याद रखने, बस करूंगा मैं वही जो इसके पहले किया, बट अब 2 प्लैनेट्स का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक ही का कंपैरिजन हो रहा है, बस कंडीशंस कुछ और लगाई जा रही है। मैं रेशियो ले लेता हूं। अब रेशियो में क्या लेता हूं कि भाई नया जो है वो ऊपर रख रहा हूं मैं, और पुराना जो है वो नीचे रख रहा हूं, बिकॉज मुझे नए का कैलकुलेशन करना है। सो रेशियो के लिए क्या आएगा, मास सेम रहता है, सो मास ऑफ न्यू अपॉन ओल्ड मास, और रेडियस के लिए उल्टा हो जाता है, सो पुराना रेडियस अपॉन नया रेडियस, और उसका मुझे स्क्वायर लेना। देखो लॉजिक याद रख लिया मैंने। क्या लॉजिक था, मास के लिए सेम रहेगा, रेडियस के लिए रेसिप्रोकल करना है, न्यू अपॉन ओल्ड कर रहे हैं तो मास ऑफ न्यू मास अपॉन ओल्ड मास, ओल्ड रेडियस अपॉन न्यू रेडियस, उसका स्क्वायर ले लिया। बस आप क्या करना है, मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। सो वैल्यूज कैसे पुट हो रही है, देखिए आप ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपको क्या मिल गया, 2 मिल जाएगा। वहां पे लिख देते हैं, काफी सारे बच्चे कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब उसी तरह से मैं रेडियस के लिए मेंशन कर देता हूँ, मुझे ये r अपॉन इधर चाहिए, सो 2 उधर चला जाएगा, सो ओल्ड रेडियस अपॉन न्यू रेडियस जो है वो मुझे 2 मिल रहा
सो वो भी मुझे 2 का स्क्वायर मिल जाएगा. सो दिस इज 2 into 4 which is what 8. So I can say new gravity is nothing but 8 times the old gravity. So अगर ऐसा कुछ मैं छेड़खानी करता हूँ, अगर ऐसा कुछ नेचर हमारे साथ कर देता है, तो मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है. ओके, सो ये है पैटर्न. जिस पैटर्न को आपको फॉलो करना है बस. ठीक है. सो पहले क्वेश्चन के लिए हमने देखा था वैल्यूज को कैसे ऑपरेट करना है, 10 का पावर अलग कर देना है. और दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेशो है उस रेशो को मैंने वहां पे सिंपल वर्ड्स में फॉलो करना है बस. ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना होता है जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है. सो मास का वही रेशो होता है जिस फॉर्मेट को आप कंपेयर कर रहे हो, और रेडियस के लिए वो रेशो उल्टा हो जाता है. बस उल्टा कर दो उसको, स्क्वायर ले लो और आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे using which you can attempt the question. अब आता है अगला, that is the question which is related to weight and the force you can say. So weight is nothing but what, m into g. अब यहाँ पे जो g का वैल्यू आता है, वो g का वैल्यू जो है वो आता है 9.8. बट काफी बार you can say बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग डायरेक्टली 10 यूज करें क्या. सो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको 10 दिया नहीं है, आपको बोला नहीं गया है कि आपको 10 यूज करना है, तो तब आप ना ही करें तो अच्छा है. ओके, अगर आपको बोला गया है यूज 10, इसका मतलब कि आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने को बोल रहे हैं. सो हमारे लिए बेटर ही है वो. और अगर नहीं बोला है तो 9.8 लेके ही सॉल्व करिए. ओके, अब यहां पे जो क्वेश्चन आता है, ओके, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, करके देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है, फॉर एन एग्जांपल आपको दिया गया है, लेट्स से इट इज 10 kg. थोड़ा सिंपल रखते हैं बिकॉज हमें सिर्फ पैटर्न ही समझना है वहां पे. सो मास दिया है 10 kg और कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं पहला उसका वेट ऑन अर्थ. सेकेंड आपको पूछ रहे हैं मास ऑन मून. और तीसरा आपको पूछ रहे हैं उसका वेट ऑन मून. अब ये मून का क्यों इसलिए बोलते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें उसकी वैल्यू पता ही होती है और काफी सारे बच्चों को रिकॉल इजीली हो जाती है वो. और दूसरी बात ये जो मैंने देखी है कि बच्चे ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सारी चीजें काफी आसानी से होती है. तो देखो करते क्या है हम लोग, ये मेरे पास m है यहाँ पे जो कि मुझे दिया गया है 10 kg. दूसरी बात, मुझे g का वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो मैं तो 9.80 लेके चलूंगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, w इज m into g. So I can say w is equals to what, 10 into 9.8 and that is 98 न्यूटन. ओके, बहुत इजी था, काफी सारा इजी था. तो ये सारा पता था. अब सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज मास ऑन मून. तो मास कभी बदलता नहीं है, हमें पता है. सो मास अगर नहीं बदलेगा, सो मास ऑन मून will be also what, that will be 10 kg. So अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो ये बोनस है. क्यों बोनस है, बिकॉज मास तो कांस्टेंट रहने वाला है. इनको कोई भी प्लैनेट बदलने दो, प्लैनेट अगर बदल रहा है तो मुझे कोई डर नहीं है बिकॉज मास वही रहेगा. हाँ, अगर मून के अलावा दूसरा प्लैनेट मुझे दिया तो मुझे रिलेशन जरूर देंगे कि उस प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है उसका और अर्थ पे जो ग्रेविटी उसका रिलेशन क्या है. बिकॉज बिना रिलेशन के मैं थोड़ी याद रखने वाला हूं इतने सारे प्लैनेट्स पे क्या ग्रेविटी रहेगी. मुझे सिर्फ अर्थ का याद रखना 9.8, बाकी वो रिलेशन दे देंगे. रिलेशन नहीं भी दिया होगा, कुछ ना कुछ मास और रेडियस का कुछ तो देंगे जिसकी मदद से फिर से हमारे पास फॉर्मूला है, इसके पहले जैसे देखा मैं निकाल सकता हूं. सो रिलेशन मुझे पता होता है, मुझे सिर्फ तरीका फॉलो करना होता है और वो तरीका हम लोग देख रहे हैं. सो ये सॉल्व हो गया. अब मुझे निकालना है वेट ऑन मून. सो अगर मैं वेट ऑन मून निकालना चाहता हूं तो वो क्या आएगा, मास तो है ही मेरे पास, लेट्स से पूरा लिख लेते हैं. मुझे चाहिए ग्रेविटी ऑन मून. आई वांट ग्रेविटी ऑन मून. सो ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड ग्रेविटी ऑन मून, इनका रिलेशन हमने देखा शुरुआत में. एक रिलेशन है जो सभी को याद है, क्या है, अगर मुझे मून की ग्रेविटी निकालनी है वो होती है 1/6 ग्रेविटी ऑन अर्थ. और काफी सारे बच्चे लर्न कर लेते हैं 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करके देख सकते हो, 9.8 डिवाइडेड बाय 6 ही तो करना है. ओके, 1.63 आ गया वहां. सो अब क्या करना है, ये रहा फॉर्मूला. सो वेट ऑन मून इज व्हाट, मास है 10
वो कितना है आपका 1.63, 16.3 न्यूटन। आ गया आंसर। तो कोई भी प्लेनेट आने दो। सो मुझे तो ये रिलेशन पता नहीं वाले ना, ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, तो मुझे डरने की क्या बात है। सो कोई भी न्यूमेरिकल ले लो, कोई भी सब्जेक्ट का। ऐसे ही हम लोग सेशन एक हीट के लिए भी लेंगे, वो तो बहुत भयानक है, बच्चे डायरेक्टली दूर से भैया राम राम कर लो इसको तो, बट बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी है वो तो, इससे भी ईजी है, बिकॉज यहाँ पे जो भी 10 के पावर आ रहे हैं वहां पे वो भी नहीं आएंगे। सो बेसिकली द पॉइंट इज वी मस्ट नो द स्टेप्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। मन से वो डर निकलना चाहिए। वो निकलेगा कैसे? प्रैक्टिस करके। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में काफी सारी एक्सरसाइज दी जाती है, और उन एक्सरसाइज से हम काफी आसानी से उसे अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज पैटर्न मुझे पता है, वैल्यू मुझे पता है, और कैसे मुझे उसे सॉल्व करना है वो भी मुझे बहुत आसानी से वहां पे पता है। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं, ओके, वो जो एक पैटर्न है, दैट इज आपके बुक में कुछ एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड डेरिवेशंस भी है। एस्केप वेलोसिटी अर्थ की निकालने को बोलते हैं, जो काफी सारे बच्चों को लर्न भी है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है, √2 into g into r है। सो दे आर द कांस्टेंट वैल्यूज। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर द कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यू को याद रखिए, कांस्टेंट वैल्यू पुट करिए, डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए। आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि कैलकुलेशन कैसे किया, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, वैल्यू क्या आती है। वैल्यू बदलनी नहीं है, वैल्यू अगर आप वही रखते हो तो आपको कोई गलत देने वाला नहीं है। जो फोर्थ जो पार्ट है, वो जो पार्ट आता है आपका, वो आता है फ्री फॉल से रिलेटेड। ओके, फ्री फॉल जो कंसेप्ट है वो ऐसा होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में गिरता है उसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। सो यहाँ पे फ्री फॉल के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने कैसे, उसके लिए हमें जो कंडीशन है वो कंडीशन याद होनी चाहिए। बाकी फॉर्मूले तो वही है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। फॉर्मूले में एक बार फिर से बता देता हूं। पहले हम लोग लिख लेते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो पहला है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो है वो s है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। these are the three equations। अब इन इक्वेशंस को जब मैं फ्री फॉल के लिए लूंगा तो मैंने क्या बदलना है, सो सिर्फ एक चीज बदलनी है, आपको a को g कर देना है बस। ओके, सो इक्वेशन को पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो डायरेक्टली कर लेते हैं। फ्री फॉल के लिए a g हो जाएगा, और ऊपर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, सो ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है इसका मतलब क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो दीज आर द टू कंडीशंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ये आपको ध्यान में रखनी है कि फ्री फॉल के लिए ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा, सो इनिशियली वो आपके हाथ में रहने वाला है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होने वाली है। सो u इज व्हाट, 0। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दे तो पहला इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल्स टू g इंटू टी, बिकॉज u गायब हो गया वहां से। सेकेंड इक्वेशन जो है s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो मुझे क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, और जो थर्ड है वो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। बस। सो अब जो मुझे पहले दिक्कत आती थी कि मैंने सॉल्व कैसे करना है, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। वो आसान क्यों हो गया, बिकॉज एक पूरी टर्म वहां से निकल चुकी है। यहां से u गायब हो गया, यहां से ut गायब हो गया, यहां से u स्क्वायर गायब हो गया, बचे डायरेक्ट रिलेशन। अब इसमें भी जो सबसे मतलब काफी बार जो बच्चे कैसे दिक्कत आती है वो आती है, सर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसी गड़बड़ होती है। तो फ्री फॉल के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आना है। सो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब वो ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, तो जी का वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाला है। ओके, नीचे से अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसे फ्री फॉल हम नहीं कहते, वो तो लॉन्चिंग होगा, ऊपर से हमने नीचे से ऊपर फेंका था। सो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। सो जब भी हम फ्री फॉल के लिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, द वैल्यू ऑफ g एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आपको 10 दी जा सकती है, बिकॉज थोड़े से कैलकुलेशंस इधर उधर हो सकते हैं। सो 10 दिया है तो 10 ले लो। हम लोग काफी बार पढ़ते नहीं है, तो इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो तो उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का जो एक ट्रिक है वो ये है, उसको प्रॉपर्ली रीड करिए पहले। आप अगर उसे प्रॉपर्ली रीड करते हो, फिर आपको जो जो गिवन समझ में आ रहा है उसे लिखते भी चाहिए। हम लोग पहले रीड कर लेते हैं, कुछ नहीं समझा, दूसरी बार रीड करते हैं, ऐसा नहीं। आप जैसे लिख रहे हो आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। मेन तो गिवन के लिए यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपको यूनिट पता चल जाते हैं, गो ऑन राइटिंग द गिवन, एंड वंस यू राइट द गिवन, आप इनमें से जैसी रिक्वायरमेंट है वो यूज कर सकते हो।
आपको अगर बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अगर बिल्डिंग की हाइट दी है, ओके, और आपको पूछा गया भैया कितना टाइम लगेगा, ये रहा सामने फॉर्मूला, एस इज हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, बिकॉज बिल्डिंग की हाइट दी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट दिया, ये रहा एस, जी तो बदलने वाला है नहीं, ओके, टी स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको फाइनली। आपको पूछा गया वो किस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, ओके, और डिस्टेंस भी दिया, तो ये रहा अगला फॉर्मूला, ये रही वेलोसिटी, लास्ट फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। आपको बोला गया वहां पे कि फाइनल वेलोसिटी, सॉरी ये भी आपके पास, बट ये फॉर्मूला आपका भी यूज करेंगे जो आपको टाइम दिया है कि वो बिल्डिंग से ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आने के लिए इतना इतना टाइम लगता है। सो इफ यू हैव टाइम, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव द डिस्टेंस, इट मींस ये वाला है इक्वेशन। सो गिवन वैल्यू विल डिसाइड कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला, इफ यू नो द फॉर्मूला, तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, या कोई भी टीचर एक्सपेक्ट करता है जो आपको पढ़ाता है, कि न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद आपको बस आपके कैलकुलेटिंग स्किल्स डेवलप करने, ओके। तो ये थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, जिसे मैंने आपके साथ वहां पे इंटरेक्शन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर न्यूमेरिकल आने के चांसेस कितने होते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। सो न्यूमेरिकल के चांसेस तो देखो कैसा है, पिछले कुछ सालों के पेपर आप देख के एनालाइज कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स बता नहीं सकता आपको कोई भी टीचर कि इस साल के पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे या नहीं आएंगे। सो हमें तैयार रहना है, एकदम इजी है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल का फायदा क्या होता है, अगर आपका आंसर सही आया यू गेट कंप्लीट मार्क्स। थ्योरी में क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ पॉइंट मिस हो गया, तो मार्क्स कट हो जाते हैं। बट यहां पे क्या होता है, मुझे पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि न्यूमेरिकल्स बच्चों ने सॉल्व करने चाहिए, बच्चों ने अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आंसर सही आता है, और आएगा भी, अगर की बात नहीं, आएगा आंसर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है बस। हर एक के एक एक दो दो पैटर्न सॉल्व करके रख लो, दिमाग में एक पैटर्न फिक्स कर लो कि ये अगर आया तो मैंने ऐसा करना है, सर ने बस ये बताया था, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बट होता क्या है, कल एग्जाम में, आज फॉर्मूले रट रहे हैं, एग्जाम में भैया ये क्वेश्चन का फॉर्मूला उसको चिपका दिया, उसका इधर चिपका दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको पैटर्न पे फोकस करना है। पैटर्न अगर आपका क्लियर है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहां पे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशन। होप यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। जो भी ट्रिक्स आपको बताई, उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आई होगी वहां पे। बने रहिए हमारे इस चैनल पे, साइंस वाला सचिन पटेल, आई एम योर होस्ट सचिन पटेल। हम लोग आपके लिए ऐसे ही मजेदार सेशन लाते रहेंगे, और जो भी कुछ आपकी डिमांड है, सर ये भी आप बताइए, इसका भी लिए, काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम लोग बहुत जल्द आपके लिए वो भी कंडक्ट करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना हमारा काम है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, ध्यान रखिए सब लोग अपना। बाय एवरीवन, बाय बाय।